अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो उसमें हमने एनर्जी और एनर्जी के डिफरेंट रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हमने लास्ट क्लास में रीन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है। और रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि मैंने आपको बताया था दैट कैन बी रिप्लेस्ड एंड दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड, ठीक है। लेकिन जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है ये मैंने आपको बताया था कि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एंड दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ये अगर हम एक बार यूज कर लें तो ये यूटिलाइज होने के बाद दोबारा से भरते नहीं हैं। और इसमें मैंने आपको बताया था ऑयल, कोल और पेट्रोलियम वगैरह, ठीक है। तो आज हमने इनको ही डिटेल में स्टडी करना है। लास्ट क्लास में हमने रीन्यूएबल रिसोर्सेज मैंने आपको बताए थे सन, विंड, एयर एंड जियोथर्मल। और हमने वही जियोथर्मल एनर्जीज और वो वाटर और वो हाइड्रो पावर वगैरह और ये सारा हमने डिटेल में स्टडी किया था जो कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। तो आज जब हमने फर्दर रीन्यूएबल रिसोर्सेज में जो मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया था ऑयल, कोल वगैरह आते हैं, अब आज हमने इनको डिटेल में स्टडी करना है कि ऑयल मतलब किस तरह से रिसोर्स है और फिर फर्दर आगे हमने ये ऑयल का पढ़ना है, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम वगैरह हमने ये सारा पढ़ना है आज, ठीक है। तो मैं ऑयल से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ऑयल, मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम व्हेन इट इज इन रिफाइंड फॉर्म, ठीक है। कि मतलब पेट्रोलियम की जो मिनरल ऑयल वाली फॉर्म है ना वो उसको हम बोलते हैं कि ये ऑयल है, ठीक है, तेल है हमारे पास, ठीक है। व्हेन इट इज इन रिफाइंड फॉर्म, अगर हम इसको प्यूरिफाई कर लें, ठीक है। तो पेट्रोल है, पेट्रोल आपको पता है कि किस काम के लिए यूज होती है, लेकिन अगर हम इस पेट्रोल को प्यूरिफाई करें तो इसमें से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं और उन्हीं में से एक कंपोनेंट है जो है मिनरल ऑयल, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, क्रूड का जो एक्चुअली वर्ड है ये यूज होता है खाम मादे के लिए, मतलब रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। अभी हम यहाँ से देखेंगे कि ये ऑयल हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां से भी हम जमीन से खुदाई करके या फ्रॉम वेयर एवर वी टेक इट, ठीक है, हम जहां से भी इसको लेते हैं वो इसकी एक नेचुरल फॉर्म, एक रॉ मटेरियल की फॉर्म में ये ऑयल पाया जाता है, क्रूड ऑयल। बाकी फर्दर हम इसको साइंटिफिक या बायोकेमिकल प्रोसेसेस वगैरह करके इसको हम किसी भी डिफरेंट कंपाउंड्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर हम आगे डिटेल में इंशाल्लाह इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोलियम की जो प्योर फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म होती है, क्रूड फॉर्म होती है, रॉ मटेरियल की जो फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं मिनरल ऑयल, ठीक है। और जो लिक्विड पेट्रोलियम है वो क्रूड ऑयल है एंड इट इज द ओनली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इन फ्लूइड फॉर्म। फ्लूइड फॉर्म मतलब लिक्विड फॉर्म में सिर्फ ये एक ऑयल है। इसके अलावा जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे कोल हो गया या आप आगे और भी देखोगे, ठीक है, वो सारे डेंस होंगे और या सॉलिडिफाई फॉर्म में होंगे। लेकिन लिक्विड फॉर्म में सिर्फ ये तेल ऑयल ही है जो कि मतलब लिक्विड फॉर्म में बहता है, ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में, ठीक है। इट इज थॉट टू हैव बीन फॉर्म्ड बाय स्लो केमिकल। अब ये कहा जाता है कि ये जो ऑयल था ये भला बना कैसे। ये कहा जाता है कि हजारों करोड़ों साल पहले ये ही जो ऑर्गेनिक मैटर था ना, जब ये जमीन के नीचे दब गया, ठीक है, तो उसी के ऊपर डिफरेंट केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस होते गए, डिकम्पोजिशंस होती गई। जो भी कोई ऑर्गेनिक मैटर था, मतलब ये प्लांट्स एनिमल्स का बायोमैस है, ये एक ऑर्गेनिक मैटर ही है ना, ठीक है। तो ये जब जमीन के नीचे दब गया तो इसके फिर अब आज जब हम जमीन की खुदाई करते हैं तो इसके नीचे से तेल निकल आता है। तो वो जो तेल निकलता है वो वहां पे ऐसा क्या प्रेजेंट था कि वहां से अब तेल निकल रहा है, तो वो ये कहा जाता है कि वहां पे रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं या वहां पर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं फाउंड बिटवीन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो उन रॉक्स के बीच में वहां पे ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हजारों करोड़ों साल पहले उसके ऊपर दबाव पड़ता गया, केमिकल रिएक्शंस होते गए, ठीक है, और उसका डिकम्पोजिशन वजह, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब अगर हम आज जमीन की खुदाई करते तो वहां से तेल निकल आता है, ठीक है। व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक इट अपीयर्स लाइक अ लिक्विड। तो जब हम उन रॉक्स में खुदाई करते हैं, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बेसिकली हम बोलते हैं तलछट की चट्टान को। ये वो है कि मतलब अब एक जगह पे कोई जानदार था या पहले वक्तों में कोई इंसान वहां रहा करते थे या जानवर रहा करते थे या वहां पर कोई पौधा हुआ करता था, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो दब गया, ठीक है, आइदर कोई सैलाब आया या तूफान आया या कुछ भी मतलब हुआ, कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ वहां पे, ठीक है, वो बेचारा वहां पे ही मर गया। अब वो मर गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर रेत, धूल, ये मतलब रॉक्स वगैरह और ये सारा कुछ पथराव, ये हर चीज ने उसको दबा दिया, दफन कर दिया। तो जब दबा दिया, दफन कर दिया, तो फिर अब आज काफी साल गुजरने के बाद जब अब क्या हुआ कि वो वहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, डिपोजिशन हो गई वहां पे किसकी, उस ऑर्गेनिक मैटर की। वो ऑर्गेनिक मैटर कोई प्लांट हो सकता है, वो ऑर्गेनिक मैटर कोई एनिमल हो सकता है, वो मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, ठीक है।
तो वहां से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं कि कोई भी मिनरल या किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की एक्यूमुलेशन से जो भी वो चट्टानें वजूद में आई हैं, ये बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं, ये जो चट्टानें हैं ना, ये किसी भी ऑर्गेनिक मैटर के डेपोजिशन के नतीजे में आई हैं, इसीलिए हम इन्हें सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। वरना रॉक्स तो सारी होती हैं, तो सेडिमेंट्री का वर्ड क्यों साथ लगा है? सेडिमेंट्री का वर्ड इसलिए साथ लगा है कि यहाँ पर कहीं पर किसी बायोमास के या प्लांट के आसार देखे गए या किसी एनिमल के आसार देखे गए हैं। बहरहाल हम कम टू योर पॉइंट, कम टू दी टॉपिक, वो ये है कि जब भी हम किसी सेडिमेंट्री रॉक को मतलब उसमें ड्रिलिंग करते हैं, हम उसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो जो उसकी एक्चुअल फॉर्म होती है ना, वो ब्लैकिश कलर का निकलता है। और आपको पता है नेचुरली रॉ मटेरियल, अभी हमने उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं लगाया, अभी हमने उसमें से कुछ भी अलग नहीं किया, कोई फ्रैक्शन नहीं निकाली, हमने सिर्फ खुदाई की और वहां से जो हमारे पास प्रोडक्ट आई है दैट इज ऑयल फॉर्म, मिनरल ऑयल कॉल्ड पेट्रोलियम एंड इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल एंड इज ऑफ ब्लैकिश कलर, थोड़ा सा ब्लैकिश कलर का होता है, ठीक है। फर्दर अगर हम इसे प्यूरिफाई करें तो उससे हम पेट्रोलियम वगैरह अलग कर सकते हैं। इट इज रिफाइंड टू गेट डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। वही बात कि उस ऑयल को अगर हम मतलब रिफाइन करें, रिफाइंड बोलते हैं प्यूरिफिकेशन को, ठीक है। तो जब हम उसको प्यूरिफाई करेंगे, ठीक है, तो फिर पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस निकलेंगे। अब जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, तो वो एक एलपीजी गैस आजकल है, गैसोलीन है, और उसके अलावा कैरोसिन ऑयल, ये सारी ऑयल की फ्रैक्शंस है ना, तो ये सारी की सारी ऑयल की फ्रैक्शंस पेट्रोलियम में से निकली हैं, ठीक है। ये पेट्रोल है, डीजल है, ये सारी क्या है? ये सारी पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस में ये मिनरल ऑयल हो गया, कैरोसिन हो गया, गैसोलीन हो गया, ऑयल की जितनी भी टाइप्स हैं, ठीक है, मतलब बनास्पति वगैरह भी, ये सारा कुछ आगे उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस में से बन रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रीज में भी वो एक्चुअली में क्या करते हैं, जमीन से खुदाई करवा के वहां से क्रूड ऑयल लेके आते हैं अपनी इंडस्ट्री में, फिर उस क्रूड ऑयल पे वो डिफरेंट रिएक्शंस करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं और डिफरेंट तरह के ऑयल तैयार करके जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और हम डिफरेंट यूजेजेस में वो ऑयल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरीज आर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमारे मुल्क में तकरीबन 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं, ठीक है। वन ऑयल रिफाइनरी नोन एज अटक ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड एट मोरगा नियर रावलपिंडी, ठीक है। ये साथ उनकी लोकेशन और उनकी कैपेसिटी बताई है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है, इट हैज अबाउट 1.25 मिलियन टन ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कि 1.25 मिलियन टन ऑयल का वजन बता रहे हैं वो, ठीक है, कि इतनी क्वांटिटी में ये ऑयल को प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है, ये वाली इंडस्ट्री। बाकी अगर 4 हैं तो डेफिनेटली और जो हैं बाकी हम वो भी देख लेते हैं। सिमिलरली 2 ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एट कराची। इसी तरह 2 ऑयल रिफाइनरीज जो हैं, ऑयल प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्रीज जो हैं, जो बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही हैं, कमर्शियल लेवल पर काम कर रही हैं, वो कराची में है, विच हैव अबाउट, इनकी कैपेसिटी कितनी है, 2.13 मिलियन टन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई मतलब हंड्रेड्स में या किलोग्राम्स में बात नहीं हो रही, ये टन्स में बात हो रही है, टन, ठीक है। तो मतलब बहुत हैवी क्वांटिटी यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लेवल पर। एंड अदर रिफाइनरी नोन एज पाक अरब रिफाइनरी लोकेटेड एट महमूद कोट नियर मुल्तान, और एक चौथी जो रिफाइनरी है वो मुल्तान के करीब है, ठीक है। तो ये रिफाइनरीज ये क्या कर रही हैं, ये उस क्रूड ऑयल को प्यूरिफाई कर रही हैं, उसको प्यूरिफिकेशन की तरफ लेके आ रही है, उसको डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजार रही हैं, ठीक है। प्रिंसिपल फ्रैक्शन, अब यही बात कि अब जो पीछे इन्होंने बताया कि ये जब हम ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं वो ब्लैकिश कलर में हमने रॉक में से निकाल लिया, उसके बाद अब हम उसको प्यूरिफाई करेंगे, तो प्यूरिफाई करके यहाँ पे 4th पॉइंट पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट पेट्रोलियम फ्रैक्शंस। अब हमने वही देखना है कि उधर से कौन सी पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड हुई हैं। प्रिंसिपल फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, उसमें से मैंने आपको बताया, ठीक है, कि गैस ऑयल है, गैसोलीन है, कैरोसिन ऑयल है, ये कुछ नाम मैंने आपको बताया, बाकी यहाँ पर लिखे हुए ये सारा उसमें से निकल रहा होता है। नेचुरल गैस हम ये अपने घरों में यूज कर रहे होते हैं, मीथेन, पेट्रोलियम, ईथर, लेग्रोइन, नेफ्था, गैसोलीन, कैरोसिन, के सारी की सारी उस ऑयल को फिर आगे फर्दर प्यूरिफाई करके हैं। तो ये जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हैं ये इस पर काम कर रही हैं, ठीक है। वहां से लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, आपको पता है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स क्या होते हैं, किसी भी चीज को धकेलने के लिए जो ग्रीस वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, पैराफिन, एसफाल्ट और पेट्रोलियम कोक वगैरह, तो ये सारी पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं। उसके अलावा गैसोलीन, हीटिंग ऑयल एंड डीजल फ्यूल्स आर द प्राइमरी यूजेस ऑफ द रिसोर्स, और ये है कि इस ऑयल को प्यूरिफाई करके जो यहाँ से जितने भी ये रिफाइनरीज आई हैं या जितने भी ये इसकी फ्रैक्शंस आई हैं, तो उनमें से ये हीटिंग ऑयल, गैसोलीन ऑयल और जो डीजल है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। ऑल्दो मैन्युफैक्चरर्स यूटिलाइज ऑयल एज द बेस फॉर सच प्रोडक्ट्स एज प्लास्टिक्स, और फिर फर्दर इन ऑयल्स को यूज करते हुए हम लोग आगे प्लास्टिक्स और डिफरेंट केमिकल्स वगैरह भी बनाते हैं, ठीक है। तो देखें कितना फायदा हो रहा है इससे हमें, ठीक है।
Next is natural gas. Natural gas is important means of energy, especially for our countries like Pakistan, which are deficient in the production of mineral oil and coal. ठीक है, इसमें वो ये कह रहा है कि नेचुरल गैस जो है ना, ये भी एनर्जी का एक इम्पोर्टेंट मीन है, मतलब जरिया है। ठीक है, और हमारे जैसे कंट्री जैसे पाकिस्तान जहाँ पर हर चीज़ की ही डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि जहाँ पे मिनरल ऑयल और कोल की डेफिशिएंसी वगैरह, तो उसके लिए नेचुरल गैस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। इसमें वो हाइड्रोकार्बन हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम है। मेजर पोर्शन ऑफ नेचुरल गैस इज कम्पोज ऑफ मीथेन। तो ये जो नेचुरल गैस ऑयल की रिफाइनरी में से या ऑयल की रिफाइंड फॉर्म में से या उसकी फ्रैक्शन में से, उसमें से हमें जो नेचुरल गैस मिलती है, तो उसका जो मेजर पोर्शन है वो मीथेन का होता है। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये बात तो पहले ही हो गई थी कि जो ऑयल का या मिनरल ऑयल या कोई भी इवन के कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये आपको बायोमास ही हासिल होता है। ठीक है, तो ये वही बात है कि ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो गई। बाकी फर्दर हम देख लेते हैं कि नेचुरल गैस में एक्चुअली में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं। इट इज प्राइमरली कंपोज ऑफ मीथेन बट कंटेन इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन एज वेल। तो इसमें ये सारे गैसेस पाई जाती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, वंस ड्रिलर्स एक्सट्रैक्ट नेचुरल गैस, प्रोसेसिंग प्लांट्स रिमूव द प्रोपेन एंड ब्यूटेन फॉर यूज एज ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब क्या होता है कि जब हम लोग मतलब या कोई भी साइंटिस्ट रिसर्चर, जब ड्रिलर जो हैं, जो जमीन की खुदाई करने वाले हैं, जब वो एक बार वो ऑयल को वहाँ से निकाल लेते हैं, वहाँ से नेचुरल गैस को वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो कुछ प्लांट्स वगैरह का यूज़ करके, ठीक है, प्रोसेसिंग प्लांट्स को यूज़ करते हैं ताकि उसमें से अब ये जो नेचुरल गैस है इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं। तो इसमें से प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग कर लिया जाता है, वो मिला के कोई और गैस बना दी जाती है जिससे हम लोग बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। ठीक है, एज अ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो ये जो हमारे घरों में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, गैस वगैरह, वो ये LPG है। ठीक है, ये जो हमारे घरों में सुई गैस वगैरह आती है ये LPG वाली, या वो जो प्रेशर कुकर में जो गैस इकट्ठी हो जाती है वो वाली गैस भी कौन सी होती है, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है वो। ठीक है, और एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी हम लोग मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल नीमको बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वो भी जो फ्यूल यूज कर रही है ना, वो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है ना, आइदर वो कोई केमिकल इंडस्ट्री, आइदर वो कोई फूड इंडस्ट्री, आइदर वो कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो जो भी फ्यूल यूज कर रही है ना, वो ये LPG ही यूज कर रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करंट यूजेज स्टेटिस्टिक्स एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड रिजर्व्स, द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस शुड लास्ट एंड अदर सेंचुरी। और ये है कि मतलब आपको पता है कितनी तेजी से रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज हो जा रहे हैं। तो अगर हम स्टेटिस्टिकल, अब ये चीजें कोई मतलब आप कह लें कि 2-4 घरानों के लिए तो नहीं ना, वर्ल्ड वाइड यूजेज कर लें तो डेफिनेटली इनकी क्वांटिटी एटलीस्ट इनफ मच है कि वर्ल्ड वाइड का इसका यूजेज हो रहा है। लेकिन ये है कि ये अब यूज हो रही है, लेकिन बस खुदा ना करे कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, अगर ये पहले ख़त्म हो गए तो फिर हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। ठीक है, तो बाकी अभी है कि करंट यूजेज के मुताबिक ये है कि अभी तक जो कुछ हमने डिस्कवर कर लिया, अभी तक जितनी क्वांटिटी में हमारे पास ये रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, उनका जो वॉल्यूम है वो इतना है कि द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस शुड लास्ट एंड अदर सेंचुरी, के मतलब 1 सदी और हम ये यूज़ कर सकते हैं। और बाकी साइंटिस्ट मजीद इनको निकालने के चक्रों में है, डिस्कवर करने के चक्रों में, कि कॉन्सेंट्रेशन को, इनके वॉल्यूम को डबल करने के चक्रों में है। ठीक है, तो लास्ट एंड अदर सेंचुरी मतलब कि अभी तक जो कुछ उन्होंने डिस्कवर कर लिया, अभी तक जितनी इसकी क्वांटिटी रिजर्व हुई है, जितना कुछ इन्होंने स्टोर किया हुआ, अभी तक जो नेचुरल गैस, जो कोयला, जो ऑयल, जो पेट्रोलियम इन्होंने निकाल के इंडस्ट्रियल लेवल पर लगाया हुआ है, सारा यूजेज हो रहा है, हमारे डेली अप्लायंसेस में यूज़ हो रहा है, हमारी रोज़मर्रा रूटीन में सर्वाइवल हो रहा है हमारा सारा। तो तकरीबन इसी हिसाब से अगर हम चलते रहे ना, तो तकरीबन हम अगली सदी तक मतलब ये सारा कुछ हम यूज़ कर सकते हैं। और 1 सदी में आपको पता है 100 ईयर्स होते हैं, तो अगले 100 साल तक। ठीक है, और वैसे भी पाकिस्तान में औसतन उम्र तो 60 या 65 साल ही है। ठीक है, तो हम लोग तो शायद गुजर जाएं, चलो हमारी जिंदगियां तो गुजर जाएंगी, बाकी आने वालों के लिए मसला बनेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोल की। कोल विच इज द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये भी सारे एनर्जी के रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और अब ऑयल आपको पता चल गया सेडिमेंट्री रॉक्स में से आता है। ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन या एक्यूमुलेशन से आता है, फिर फर्दर हम उसको प्यूरीफाई करते हैं और फिर फर्दर हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसकी डिफरेंट फ्रैक्शंस बनती हैं। ठीक है, फिर वो फ्रैक्शंस को भी हम मतलब अलग अलग से उन्हें 2-4 का अलग से मिक्सचर बना के कोई नई चीज़ बना लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको नेचुरल गैस का बता दिया। अब नेक्स्ट चीज़ है कोल भी एनर्जी का एक रिसोर्स, और ये भी कहाँ से आता है कि यही कहा जाता है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स से जो दब गए थे,
उन वहाँ से कोयला, मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ये सारा कुछ ज़मीन की खुदाई करने से आता है। ज़मीन की हम खुदाई करते हैं, वहाँ से ऑयल निकलता है, ज़मीन की खुदाई करते हैं, वहीं से पेट्रोल निकलता है, और ज़मीन की खुदाई करते हैं तो वहाँ से कोयला निकलता है। अब ये जगह जगह का फ़र्क है कि हो सकता है आप एक जगह पे खुदाई करो वहाँ से ऑयल निकल रहा है, एक जगह पे खुदाई कर रहे हो वहाँ से कोयला निकला है, तो एक जगह पे खुदाई, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। इट इज़ द कम्बस्टाइल ब्लैक, कम्बस्टाइल बोलते हैं जला हुआ, ठीक है। अगर कोई चीज़ जल जाए तो वो काली स्याह सड़ी हुई होती है, वो वाला जो ब्लैक कलर होता है ना, वो वाला ब्लैक, ठीक है। और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। जो कोयला है ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक से ही हम लोग हासिल करते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो कम्बस्टाइल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक होता है। और एंथ्रासाइट कोयले की एक किस्म है जिसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोयल होती है। और आपको पता है कि ये जो कोयला वगैरह ये सारे हाइड्रोकार्बन ही हैं, ठीक है। कोल है, ऑयल है, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये जो एंथ्रासाइट है ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, कंटेन अबाउट 94 to 95% ऑफ कार्बन। इसमें कार्बन इतना पाया जाता है। और इवन के जो मैं आगे ना फर्दर आपको ये देखें इसमें बताऊंगी कि ये एंथ्रासाइट, और इसमें तकरीबन ना 99% जब आप प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हो ना सारा, वाकई साइंटिस्ट ने कोयल जिस तरह से हासिल किया कोयला, ठीक है, कोल जिस तरह से उन्होंने हासिल किया हुआ, तो 99% कार्बन कंटेनिंग एस्टिमेट आया इसका, ठीक है। तो बेसिकली 94 to 95% तक इसकी परसेंटेज रहती है। और बाकी ये है कि ना, बाकी ये है कि बेसिकली 94 to 95 एक एवरेज एस्टिमेट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन 99% तक इसकी प्योरेस्ट फॉर्म आई हुई है एंथ्रासाइट की, ठीक है। एट द पावर प्लांट कोल इज कॉमनली बर्नड इन अ बॉयलर टू प्रोड्यूस स्टीम। और जब हम कोयले को अगर जलाते हैं ना किसी बॉयलर के अंदर तो वहाँ से भाप निकलती है, धुआं निकलता है। और फिर वो धुआं फर्दर, आपको पता है, आपने पढ़ा था विंड एनर्जी में, जो आप टरबाइंस को मूव करते हो एयर से मूव करवा लेते हो ना। और उसके बाद आते जियोथर्मल में पढ़ा था कि ज़मीन के जो मैग्मा है वहाँ से वो क्या होता है कि वो गर्म हवा फिर जो होती है वो आगे हमारे टरबाइंस को मूव करते हैं, फ्लूइड पीछे रह जाता है और गर्म हवा आगे टरबाइंस को मूव करते हैं। तो वो जो गर्म हवा है वो भाप है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बड़ा अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि जो स्टीम है वो टरबाइन को किस तरह मूव करवाते हैं और फिर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर वो हमारे हाउस होल्ड एप्लायंसेज में हम तक आती है, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान के कोल रिसोर्सेज की बात करें, अब देखें जो हमने रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात की थी ना कि वो कितने हैं हमारे पास, ठीक है। अब सन है, बेबहा है, पानी है, बेबहा है, उसके अलावा हमने और कौन सा, हवा है, बेबहा है, ठीक है। तो हमने ये सारे सोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम ये इनकी बात करें तो ये हमारे पास लिमिटेड है। मखसूस टन्स आपको पहले मैंने बताया था, चारों रिफाइनरीज और उनकी एक लिमिटेड सी कैपेसिटी है। और बाकी नेचुरल गैस भी तकरीबन 100 साल के लिए, उसके बाद फिर, ठीक है, अगर आगे डिस्कवर होगी, क्वांटिटी बढ़ गई तो देखा जाएगा, अदरवाइज लाइफ एंड है। नेक्स्ट आप देखें कोल के, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें दी टोटल कोल रिसोर्सेज तो पाकिस्तान एस्टिमेटेड बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान टू बी 184 बिलियन टन, ठीक है। तो 184 बिलियन टन इसकी कैपेसिटी अभी तक पाकिस्तान के पास मौजूद है। और अबाउट 80% ऑफ कोल इज यूज टू बेक ब्रिक्स। और तकरीबन 80% जो कोयला है ना वो इस्तेमाल होता है ये ईंटें बनाने के लिए, भट्टी बनाने, भट्टी में जो हम ईंटें, ये जो ईंटें हम घरों में बनाते हैं या ये बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, ये जो इसमें ईंटें लगती हैं वो सारी की सारी ईंटें भट्टी में बनती है और वो सारे का सारा 80% कोयला है। और कोयले की बहुत थोड़ी क्वांटिटी है जो डोमेस्टिक पर्पस घरेलू इस्तेमाल के लिए यूज होती है, ठीक है। और द ग्लोबल सप्लाई of coal given the current rate at which it is used should last at least 2 more centuries। के मतलब इसके हमारे पास रिसोर्सेज बस इतने से ही हैं कि 2 सदियां और मतलब रह सकते हैं, लाइक 200 years, ठीक है। नेक्स्ट कोल है, ये हमारे पास कैसे आता है, मैंने आपको बताया था कि जो कोई पहले के डेड प्लांट्स और एनिमल्स या ट्रीज होते हैं, ठीक है, वो दब जाते हैं, फिर उनके ऊपर विद पैसेज ऑफ टाइम केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस, फिर वो एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसे हम पीट बोलते हैं, ठीक है। फिर फर्दर उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है और वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो बिटुमिनस कोल। ये सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है। पीट में 50% शायद कार्बन होता है, लिग्नाइट में 60% होता है और बिटुमिनस में 70% होता है। और एंथ्रासाइट में आगे फर्दर 99% कोयला हमें मिल जाता है, ठीक है। 94 to 95% इसका एक एवरेज एस्टिमेट है। तो ये एंथ्रासाइट कोयले की फॉर्म है, ठीक है। कोल इज एन इम्पोर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड बिकम्स, अभी एक सॉलिड फ्यूल है, ऑयल क्या था, एक लिक्विड फ्यूल था, लेकिन कोयला क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड बिकम अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन सब्जेक्टेड टू कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, ठीक है। कोयले का ये है कि हम जब इस कोयले को एज अ सोर्स लेते हैं, सॉलिड फ्यूल तो हम लेते हैं, कोयले को तो हम जला रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि जब हम कोयले की भी फ्रैक्शनेशन करते हैं, इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस कार्बनाइजेशन का प्रोसेस है कि डिफरेंट कार्बन के कंपाउंड आप इसमें से
डिवाइड करो। कार्बनाइजेशन, कार्बन मतलब कार्बन कंटेनिंग, और एशन का वर्ड किसी भी वर्ड के एंड पे आ जाए तो उसका मतलब होता है प्रोसेस। तो कार्बन कंटेनिंग प्रोसेस हम लोगों ने इसमें से करना। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बेसिकली बोलते हैं कि इसके अंदर जितने भी ये डिकम्पोजिशन हुई है ना, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की, एक बहुत बड़े सब्सटेंस की, उसमें से हम ना उसको हीट करके इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम उसमें से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वही बात के कार्बन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हम निकालते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते ही वो हैं जो कार्बन कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। आपने वो आगे बहुत बेसिक 9th-10th क्लास में जब साइंस का आगाज होता है तब हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें हम पढ़ते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की होती है, ठीक है। और फिर फर्दर उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे कार्बन वाले जो होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ना, तो जब हम इनकी कार्बनाइजेशन करते हैं, इसमें डेट की कार्बनाइजेशन का मतलब ये कि इसमें से मजीद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम सेपरेट आउट कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और जब हम इसकी एब्सेंस में, ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का प्रोसेस है कि हम कोयले को हीट करें इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो फिर फर्दर अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। इट इज कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल तार वगैरह में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल तार कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल तार में मजीद फिर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम मजीद उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके तो उसमें से भी कंपाउंड सेपरेट आउट करते रहते हैं, ठीक है। आप ये मत समझिएगा कि हमने मतलब ज़मीन की खुदाई की, कोयला निकाल लिया तो बस एक चीज़ निकली, ऐसे नहीं होता। अब उस एक चीज़ को आप बार बार प्यूरीफाई कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट कंपाउंड्स, एक चीज़ से आप 1000 चीज़ें निकाल रहे हैं आगे, ठीक है, और फिर लाखों पर्पसेस के लिए वो यूज हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी इज द यूज ऑफ एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस टू जनरेट यूजफुल हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी से क्या होता है कि इसमें से भी न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस प्रोसेस करता है, ठीक है। किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वहां से ये एनर्जी निकलती है। और अगर हम इसको छोटे लेवल पे, अगर मैं आपको एक एटम की बात करूं तो वो एनर्जी की इतनी वर्थ नहीं होती, लेकिन देखें ना, एक सिंगल डॉट में भी मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। एटम तो बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ना, तो फिर इसी तरह के छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मिलके एक बहुत बड़ा एटॉमिक बॉम्ब बना देते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर पावर। तो वो एक्चुअली में वहां पे प्रोसेस क्या होता है, डिटर्म इंक्लूड न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर डिके एंड न्यूक्लियर फिशन। इसमें ये होता है कि जो भी कोई एटम है ना, या तो वो एटम किसी के साथ टकरा जाता है, फ्यूज हो जाता है, या वो एटम खुद तबाह हो जाता है, फिशन हो जाती है उसकी, ठीक है, या वो एटम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय खत्म हो जाता है, उसकी मुद्दत खत्म हो जाती है, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर डिके। तो एटम ये 3 प्रोसेस करता है, या तो छोटे छोटे एटम्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो एक्सोथर्मिक बोलते हैं बेसिकली जहां से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही हो, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि जब 2 चीजें मिलती हैं आपस में तो वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इसी तरह न्यूक्लियर फिशन के अगर एक बहुत बड़ा एटम है जैसे यूरेनियम है, उसमें 237 शायद इलेक्ट्रॉन्स अगर उसमें पाए जाते हों, ठीक है, तो न्यूक्लियर फिशन हो रही है, उसमें से रेडिएशंस निकल रही हैं, तो वो जो रेडिएशंस एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर प्रोसेसेस हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन। और इसी तरह जब कोई एटम तबाही की तरफ जा रहा होता है, ख़त्म होना होता है, तो भी उसमें से एकदम से रेडिएशंस निकलती हैं और एटम डिके हो जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म्स हैं। प्रेजेंटली द न्यूक्लियर फिशन ऑफ एलिमेंट्स इन द एक्टिनाइड सीरीज ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जितने भी एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं 118 एलिमेंट्स, उसमें से 92 नेचुरली अकरिंग, उसमें से 16 जो है वो बायो एलिमेंट्स है, मतलब इंसानों को बनाते हैं। अब इन 16 एलिमेंट्स के अलावा बाकी जितने भी हैं मेटल्स हैं या जो भी हैं, ठीक है, और न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह फ्यूजन करने के लिए भी एटम स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, जो कि अनस्टेबल होते हैं। और कोई भी एटम जो है ना वो अनस्टेबल तब होता है कि जब मतलब इस कायनात में आपको पता है कि हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ भागती है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जितने एटम्स बनाए हैं नेचुरली वो काफ़ी एटम्स स्टेबल हैं, लेकिन बहुत सारे एटम्स ऐसे हैं जो नेचुरली स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। अब वो स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं तो फिर वो ये रिएक्शंस करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और ताकि वो नॉर्मल हो सके, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं उनमें से ना पीरियोडिक टेबल में एक एक्टिनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड, उसमें से एक्टिनाइड सीरीज है, ठीक है, वो इस तरह के रिएक्शंस करते हैं, प्रोड्यूस द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द डायरेक्ट सर्विस ऑफ मैनकाइंड। और वहां से फिर हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं इंसानों के फायदे के लिए। और मैंने आपको बताया न्यूक्लियर एनर्जी का एक ही यूज है, एटॉमिक बम बनाना, ठीक है। और बाकी फर्दर हम छोटे छोटे रिएक्शंस देखते हैं कि छोटे पैमाने पे हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। जब न्यूक्लियर फिशन होती है तो क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो स्मैश हो जाते हैं आपस में टू द
न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम्स। तो यहाँ से एटम की स्टेबिलिटी ख़राब होती है कि यूरेनियम से पहले तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सारे के सारे स्टेबल हैं, नेचुरली स्टेबल है। अगर हम खुद उन्हें हीट दे के या छेड़छाड़ करें तो मे बी वो अनस्टेबल हो जाए, लेकिन नेचुरली वो अनस्टेबल क्यों हुआ है, अब ये हमारी मर्जी है कि हम उन्हें अनस्टेबल कर देते हैं। लेकिन नेचुरल तौर पर जो चीज़ें अनस्टेबल है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यूरेनियम से स्टार्ट होते हैं। तो यूरेनियम एटम में जब कोई भी और एटम फ्यूज़ होता है तो वो वहाँ से एनर्जी रिलीज़ करता है और वो एनर्जी हीट की फॉर्म में होती है। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपको पता है कि आपने पहले भी वो टरबाइंस वाले में पढ़ा था कि हीट, ठीक है, तो आपने जो मैग्मा वाला पढ़ा, जियोथर्मल पढ़ा, उसमें भी क्या था, हीट ही थी ना जो टरबाइंस को मूव करवा रही थी। तो आप यहाँ से भी एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो लेकिन ये एनर्जी की फॉर्म कौन सी होगी, न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अब ये देखें हमारे पास ये जितने भी रिसोर्सेज है ये हमारे पास बहुत कम है, लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। ये इस हम इन पे बेफिक्री से ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, हम इन्हें वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता ये कब ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब इनको हमने सेव करके यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हमारे ये वाले रिसोर्सेज जो है ना ये बचाए जा सके या कम यूटिलाइज हो सके। यूज़ वेरियस रिसोर्सेज ओनली व्हेन नीडेड। तो इन रिसोर्सेज को तभी यूज़ करें जब इनकी वाकई ही ज़रूरत हो। अवॉइड दी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इन रिसोर्सेज को बिना वजह वेस्ट मत करें। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। अपने घरेलू इस्तेमाल में वो इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करें जिनमें एनर्जी एफिशिएंटली वर्क करती है। यूज़ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग विच से 75%। मैंने आपको बताया था कि प्रेशर कुकर में भी जो प्रेशर जनरेट होता है, जो गैस वहाँ पे प्रेजेंट होती है वो LPG ही होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। तो प्रेशर कुकर का यूज़ करने से हम 75% LPG क्योंकि उसमें कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कुकिंग अप्लायंसेस, ठीक है। ओल्ड व्हीकल शुड नॉट बी यूज एज दे आर लेस फ्यूल एफिशिएंट एंड ऑल्सो कॉस्ट पोल्यूशन। जो पुरानी गाड़ियाँ या पुराने व्हीकल्स हैं आप उन्हें ना यूज़ करें क्योंकि वो उनमें फ्यूल इतना एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। उसमें मोबिलाइज जल्दी वो सारा फ्यूल हमारा जल्दी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास इतना फ्यूल तो होता नहीं है जितना जल्दी वो गंदा हो जाता है क्योंकि हमारा व्हीकल बहुत पुराना होता है। तो आपको चाहिए कि आप साल 6 महीने बाद या 2-4 या 4-6 साल बाद आप इसको चेंज कर लें, ठीक है। और फिर इसी वजह से पोल्यूशन भी कॉज होती है, ठीक है। यूटिलाइज रीन्यूएबल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल कि आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आप रीन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करें क्योंकि वो तो आपको पता है कि नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है, मतलब और बेशुमार प्रेजेंट है, ठीक है। इनकरेज यूज़ ऑफ सोलर कुकर। वही बात कि आप सोलर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब देखें ना, अगर आप सोलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी एक नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, अगर ये जितना यूज़ हो रहा है फिर ये वापस तो नहीं आना, ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि ये ख़त्म ना हो। आप इसका अल्टरनेटिव सोलर भी तो यूज़ कर ही सकते हैं ना अपने हाउस होल्ड अप्लायंसेस को या टर्बाइंस वगैरह को भी मूव करवाने के लिए, ठीक है। वो शुड रिसाइकल दी वेस्ट एंड वेस्ट वाटर फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेज। हमें चाहिए कि हमारे पास जितनी भी जो कोई वेस्ट प्रोडक्ट है ना हम उन्हें रिसाइकल करें। जैसे पेपर है ये रिसाइकल हो जाता है, प्लास्टिक है, टिन वगैरह ये सारा कुछ रिसाइकल हो जाता है। आपने पढ़ा है ना ये इधर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में ये जो हम लोग यहाँ से डिफरेंट फ्रैक्शंस निकाल रहे हैं तो ये प्रोपेन ब्यूटेन वगैरह हाउस होल्ड अप्लायंसेस के लिए यूज़ होती है। और उसके अलावा यहाँ पे हमने पढ़ा था ये गैसोलीन और हीटिंग ऑयल वगैरह ये प्लास्टिक्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होते हैं। तो एक बार अब प्लास्टिक बन के हमारे पास आ गया तो अब आप कोशिश करें कि उसको बार बार रिसाइकल करके यूज़ करें, बनिस्बत इसके कि आप नए नए प्लास्टिक्स यूज़ करें। नया प्लास्टिक लेंगे तो वो एक पॉइंट है कि वो प्लास्टिक ख़त्म हो जाएंगे, तो आपको चाहिए कि आप इनको बार बार रिसाइकल करें, ठीक है। एंड वाटर वेस्ट जो है ना इसको आप एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए मतलब यूज़ करें, वाटर को भी इतना वेस्ट ना करें। नेक्स्ट अब रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी रीन्यूड आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑल्सो नोन एज। इन्हें हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है, कि ये मतलब दोबारा से हमें हासिल हो जाते हैं, ठीक है। और जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दैट कैन नॉट बी रीन्यूड, ये दोबारा से हमें हासिल नहीं होते वंस दे आर कंज्यूम्ड, अगर एक बार ये यूज़ हो जाए, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल, और इन्हें हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज में इतनी पोल्यूशन नहीं होती, डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स में पोल्यूशन होती है। जैसे अगर हम कोयला जलाते हैं, ठीक है, तो अगर हम कोयला जलाते हैं या गैस जलाते हैं तो उसका धुआं होता है, ठीक है, उसकी स्मेल होती है और उसके अलावा उसका धुआं क्या हवा में एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। कोयला हम लोग जलाते हैं तो हमारा वो जगह भी काली हो जाती है सारी, ठीक है। और मतलब इसके पोल्यूशन कोज कर रहा है, ये कहना से धुआं हमारे सांस में जाता है तो हमें रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे लिए डेंजरस हैं। उसके अलावा रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर इनएग्जॉस्टिबल, जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल।
इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है नाकाबिले तस्खीर, ठीक है, कि ये कभी ना ख़त्म होने वाली हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल मतलब ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। तो एंड आर नॉट इफेक्टेड, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटी से रीन्यूएबल रिसोर्सेज सूरज है, हम जो मर्जी करते रहे उससे उसको ज़रूरत को क्या फ़र्क पड़ेगा, पानी को क्या फ़र्क पड़ेगा या हवा को क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी उनको इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा रीन्यूएबल रिसोर्सेज में वही एयर, वाटर और सन वगैरह, सोलर एनर्जी वगैरह आ जाते हैं। और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में ये मिनरल ऑयल, कोल वगैरह आ जाते हैं। तो होपफुली से आपका भी रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एनर्जी की फॉर्म्स पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मैंने आपको बताई, यही जो न्यूक्लियस वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप फेमिलियर हो गए, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, विंड पावर, लाइट, साउंड एनर्जी, ठीक है, ये सारी एनर्जीज की फॉर्म है, ठीक है। ये एनर्जी की दीज ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स है। मैं हर एनर्जी की फॉर्म आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी अब आपको मतलब जो चीज़ आपके लिए न्यू है मैं वो बता देती हूँ। ग्रेविटेशनल एनर्जी से क्या मुराद है? ग्रेविटेशनल एनर्जी बच्चे होती है, अब ये देखें, आपको पता है कि जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। तो वो किस वजह से? वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। तो खींचने की जो उसकी एनर्जी लग रही है, तवानाई लग रही है अर्थ की, वो क्या है? ग्रेविटेशनल एनर्जी है। सोलर एनर्जी आपको पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी आपको पता है, मोशन, ठीक है, वो भी एक एनर्जी लग रही है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये जो वेव्स हैं ये भी एक लाइट या साउंड की एनर्जी जो है वो वेव की फॉर्म में जाती है, तो इसीलिए वेव इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये जो मैं मूवमेंट के साथ कर रही हूँ, ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूव करने से जो एनर्जी हमारी यूज होती है उसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट एनर्जी से भी आप फेमिलियर है, इलेक्ट्रिसिटी से भी आप फेमिलियर है, विंड पावर से भी आप फेमिलियर है, ग्रेविटी वही ग्रेविटेशनल एनर्जी, थर्मल एनर्जी हीट को बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी आपके लिए नई चीज़ है। आयनाइजेशन एनर्जी ये वो एनर्जी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी आइटम्स हैं नेचुरली कुछ आइटम्स स्टेबल हैं और कुछ आइटम्स अनस्टेबल हैं। तो जो आइटम स्टेबल हैं उन वो अनस्टेबल तब होंगे जब हम उन्हें छेड़छाड़ करेंगे। तो कोई भी स्टेबल आइटम जब उसको अगर हम बाहर से कोई हीट प्रोवाइड करते हैं और वो अनस्टेबल हो जाता है, उसका कोई इलेक्ट्रॉन उधर से रिमूव हो जाता है या हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो वो मतलब अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा। पहले स्टेबल था, बाद में अनस्टेबल हो गया। तो दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एन एटम और एन इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिमूव इट्स आउटर मोस्ट बैलेंस शेल के, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह छोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार होती है उसे हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। वो एनर्जी डेफिनेटली हम खुद उसको देते हैं, ठीक है, उस बेचारे के पास कहाँ से आनी, तो हम खुद उसको अनस्टेबल करते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी रिलीज करता है और वो वहाँ से अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। लाइट साउंड का आपको पता है, इलास्टिक एनर्जी है जो इलास्टिक्स में फ्लेक्सिबल चीज़ों में होते हैं, स्प्रिंग वगैरह में, ठीक है, तो वो इलास्टिक एनर्जी होती है। रेडिएशंस का आपको पता है, इलेक्ट्रिक पावर का भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये वो एनर्जी के फॉर्म्स है, मैकेनिकल, साउंड में वेव, मोशन, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, और ये साथ उसकी थोड़ी उन्होंने अप्लायंसेस बनाई हुई है कि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि हीट एनर्जी हम लोग डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। अब ये हीट एनर्जी है, ठीक है, हीट एनर्जी ये जो हमारे घरों के चूल्हे जल रहे होते हैं, आयरन है या उसके अलावा हीटर्स वगैरह हैं या कोई भी हम गर्म फूड आइटम यूज़ करें, तो वो एक्चुअली में क्या है, हीट की। इवन कि हम अपने हाथों को रगड़ते भी हैं तो वहाँ पे भी कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, हीट एनर्जी, ठीक है। इसी तरह लाइट की अगर हम एनर्जी की बात करें तो ये एनर्जी सेवर्स, माइक्रोवेव ओवन वगैरह उनमें जो लाइट चलती है, इवन के फ्रिज में जो लाइट चलती है वो भी क्या एनर्जी की एक फॉर्म है। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी भी। इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली यूज़ हो रही है, ठीक है। इसके अलावा केमिकल, लेबोरेटरीज में या लैब्स में, इंडस्ट्रीज में हम जितने भी केमिकल यूज़ करते हैं वो सारे के सारे केमिकल एनर्जी में आते हैं। साउंड एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी भी आपको होप सो क्लियर हो गया। अब वो हमने यही फॉर्म्स थोड़ी डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग फर्दर बात कर लेते हैं केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। मेजरली 6 फॉर्म्स है एनर्जी की, ठीक है। केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड रेडिएंट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, किसी भी चीज़ की वो एनर्जी जो उसकी मोशन की वजह से हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं मोशन कर रही हूँ, अपने हाथ पाँव मूव कर रही हूँ, तो इट्स मीन डैट कि मैं क्या कर रही हूँ, मैकेनिकल एनर्जी मूव कर रही हूँ। इसमें मेरा हाथ एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा है। तो मतलब अभी मैं कह दूं कि अगर मेरा हाथ अभी नीचे था और अभी ऊपर चला गया तो इट्स मीन डैट कि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है और मूवमेंट तो वो कंटिन्यूसली कर ही रहा है, ठीक है। अगर एक ही जगह पे भी मूव है तो मेरी उंगलियां कभी बंद हो रही हैं, कभी खुल रही हैं, कभी लेफ्ट जा रही हैं, कभी राइट जा रही हैं, तो वो मोशन कर रही हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी में मजीद 2 तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दी पोजीशन, जैसे मेरा हाथ अभी नीचे था, अभी ऊपर हो गया, अभी दाएं हो गया, अभी
बाएं हो गया। उसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी स्टेज अलाइव अलोंग विद बोथ दी काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब तभी स्टे करती है अगर उसमें दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही मौजूद हो, ठीक है, विच इज अवेलेबल इन दिस सिस्टम। अब मैं एक सिस्टम हूँ तो मेरे साथ मैं काइनेटिक एनर्जी भी पोजेस कर रही हूँ और पोटेंशियल एनर्जी भी पोजेस कर रही हूँ, तो इट्स मीन डैट कि मैं क्या शो कर रही हूँ, मैकेनिकल एनर्जी शो कर रही हूँ। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज अ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि हर मूविंग ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कोई ना कोई पार्ट उसका मूव कर रहा है तो वो मूव कर रहा है ना। वेयर इट इज अ हैमर ड्राइविंग अ नेल, इवन के अगर ये कोई हैमर है जो कील ठोक रहा है, ठीक है, हथौड़ी से कील ठोकना, इवन के एक पत्ता भी दरख्त से गिर रहा है तो वो भी मूवमेंट शो कर रहा है, तो उस पत्ते की जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। और अ रॉकेट फ्लाइंग इन अ स्पेस, कि अगर कोई रॉकेट स्पेस में उड़ा है तो, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कोई भी चीज़ हम पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, टर्न कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, उठा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सारे का सारा मूवमेंट होनी चाहिए बस इसमें, ठीक है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी में आती है। आवर बॉडी इज ऑल्सो यूज मैकेनिकल एनर्जी टू परफॉर्म मोशन सच एज थ्रोइंग अ बॉल, किसी बॉल को फेंकते हुए या इवन के पेपर पे लिखते हुए, पेंसिल हम यूज़ कर रहे थे, तो वो भी सब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी। द मोटिव फोर्स दैट पावर्स द ह्यूमन बॉडी इज प्रोवाइडेड बाय द केमिकल एनर्जी ड्राइव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे लिए फॉर एग्जांपल एक केमिकल है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है और अंदर जाके कोई भी रिएक्शन करी होती है, तो वो जो एनर्जी हमारी बॉडी यूज़ करी होती है उसके अमल में, वो होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज ड्राइव फ्रॉम द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि केमिकल एनर्जी ये होती है कि हमारी बॉडी में या हमारी लाइफ में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जितने भी बॉन्ड्स हैं उनकी जो बॉन्डिंग है वो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक बॉन्ड्स किसी भी मॉलिक्यूल, आपको पता है एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो इट्स मीन दैट के मॉलिक्यूल्स में एटम्स और एटम्स में क्या होती है, एटॉमिक बॉन्डिंग होती है, तो वो सारे के सारे जितने भी केमिकल्स हैं वो आपस में एटॉमिक बॉन्डिंग की वजह से ही जुड़े हुए हैं, तो उन बॉन्ड्स का बनना या उन बॉन्ड्स का ब्रेक होना वो सारे का सारा किसमें, तवानाई लग रही है, फोर्स लग रही है, तभी तो वो टूट रहे हैं या बन रहे हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कौन सी है, केमिकल एनर्जी। और थ्रू मोलिकुलर रीअरेंजमेंट बायोलॉजिकल वर्ल्ड डिराइव्स एनर्जी, ठीक है, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड ने इसको एनर्जी का ही नाम दिया। एनर्जी ड्राइव्स फ्रॉम गैसोलीन इज एन एग्जांपल। अब गैसोलीन है, ये एक केमिकल है, तो फिर जब हम फर्दर गैसोलीन को यूज़ करते हैं, आगे एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, इससे कोई भी इंजन रन होता है या कुछ भी होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, कुछ भी एज अ फ्यूल यूज़ होता है, तो ये क्या है, एज अ केमिकल एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो एनर्जी फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस सच एज करंट। तो ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही आपको क्लियर कर दी थी कि कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल मतलब मूव करिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, इलेक्ट्रिसिटी मूव करिए, वहाँ पे अल्टीमेटली वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही होती है, ठीक है। और फर्दर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स। इवन के जो सनलाइट से जो हमारे तक लाइट आती है, ठीक है, वो भी एक्चुअली फोटॉन्स की मदद से ही आती है। और ये जो सनलाइट है इट इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो सनलाइट से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रही है वो क्या है, एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है। और ईच पार्टिकुलर फोटोन इज एक्सट्रीमली स्मॉल ग्रेन ऑफ एनर्जी। तो हर जो फोटोन है वो कह लें कि एनर्जी का एक छोटा सा दाना सा है या एनर्जी पैकेट है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज सेड टू बी द टाइप ऑफ एनर्जी विच कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से ये एनर्जी निकलती है और फर्दर इसकी डिफरेंट स्पीड्स होती हैं। और इवन के इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, इनमें डिफरेंट टाइप्स की वेव्स होती हैं, लाइक रेडियो वेव्स, टीवी वेव्स, एक्स रेज, रडार वेव्स, हीट, लाइट, ये सारी एनर्जी की फॉर्म्स हैं। द सन, द अर्थ एंड द आयोनोस्फीयर आर मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैंने आपको पहले बताया कि जो सूरज से रेडिएशन आ रही हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, तो ये वही बात है कि फिर वहाँ पे एनर्जी भी कौन सी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी। और ये नेचुरली है, ठीक है, मतलब नेचर में ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेचर है या अर्थ है, सन है, सॉरी, ठीक है, नेचर में सन है, अर्थ है, तो ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी, अब पहले भी डिस्कस किया तो अब अगेन भी फिर डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे यूरेनियम से स्टार्ट होता है, तो यूरेनियम का एटम जब स्प्लिट हो जाता है या वो कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन करता है या जो भी प्रोसेस करता है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वैन न्यूक्लियर स्प्लिट, जब भी कोई न्यूक्लियस टूट जाता है वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी बता दी हुई है। और न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज व्हेन न्यूक्लियर कोलाइड, जब दो न्यूक्लियस आपस में बहुत तेज़ी से आके भी टकराते हैं तो भी वहाँ से क्या होता है,
लाइट निकलती है या वो कह लें कि एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी क्या मतलब न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है। और वो मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ, न्यूक्लियर फ्यूज भी हो सकता है। फ्यूज होने का मतलब है कि जोर से आकर टकरा जाता है, ठीक है। तो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो वही रिलीज होती है जब न्यूक्लियस आपस में कोलाइड करते हैं, ठीक है, एट हाई स्पीड एंड जॉइन, और फिर आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। सन इवन के जो सन की एनर्जी है ना वो भी इसी प्रोसेस के अमल में आ रही है, क्योंकि सन के अंदर भी हाइड्रोजन और हीलियम दो एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और उनके मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ एटम्स वहाँ पर प्रेजेंट है, और वो रोज़ आपस में फ्यूज होते हैं। और इवन के मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर कोई 650 मिलियन टन्स एटम्स वहाँ पर आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तभी तो वो इतनी लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 655 मिलियन एटम्स वहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा 655 मिलियन टन्स, और उसमें से 650 मिलियन एनर्जी वहाँ पर 650 मिलियन टन्स की एनर्जी प्रेजेंट हो रही है, वहाँ पे पैदा हो रही है, जो कि अर्थ तक आ रही है, ठीक है। सो दी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियर, तो यह कि जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो आपस में फ्यूज हो रहे हैं और हीलियम के बना रहे हैं, ठीक है। आपको पता है हीलियम के बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी स्टार्ट विद एल्बर्ट आइंस्टाइन, तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था वो आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था उसने दिया था, और उसने एक फॉर्मूला भी दिया था लाइट एनर्जी का इज इक्वल टू mc², ठीक है। एक्चुअली डिस्क्राइब्स हाउ मच एनर्जी इज रिलीज व्हेन एन एटम स्प्लिट्स, तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जब भी कोई एटम स्प्लिट होता है तो वहाँ से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। इसमें जो m है वो मैस है और जो c है वो एक्चुअली में उसकी स्पीड है, ठीक है। तो अब देखें ना, कोई भारी भरकम चीज़ है या कोई भी चीज़ है, उसका जितना भी वजन है वो जितने ज़ोर से, अब जितनी भारी चीज़ होगी अगर उसके साथ कोई भी चीज़ आके टकराएगी तो डेफिनेटली फिर वो वहाँ पे ज़्यादा धमाका होगा। अगर कोई छोटी चीज़ है वो टकराएंगे आपस में तो वहाँ पे थोड़ा कम धमाका होगा। तो जितनी ज़्यादा चीज़ होगी फिर वो उतने ज़ोर से आके लगेगी, ठीक है, और फिर उस हिसाब से वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये इसीलिए इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये एक साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम इसका कॉन्सेप्ट दिया था न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्मल एनर्जी की, तो उसके बाद हम थोड़ी बहुत ये टाइप्स अब ये वही वाली रिपीट हो रही हैं, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं थर्मल एनर्जी की। तो थर्मल एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एन इंटरनल एनर्जी प्रोसेस्ड बाय ऑल मटेरियल मैटर ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ एटम्स एंड माइन्यूट पार्टिकल्स एंड द अमाउंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। अब इसमें मेन बात यही है टेम्परेचर की, कि जो थर्मल एनर्जी बेसिकली हमारे पास होती है ना, ये हीट डिपेंडेंट होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ की, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, उस मटेरियल रीजन का टेम्परेचर कैसा है, तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है। और किसी भी, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है, गर्म है, नॉर्मल है, बहुत तेज़ गर्म है, तो वो उसमें क्या होगी, उसकी थर्मल एनर्जी होगी। और इवन के थर्मल एनर्जी हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते हैं व्हेन देयर इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में इवन क्या, मतलब इसके एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि जब सर्दियाँ होती हैं तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पे हीटर लगा लें तो वो अब हीटर से आगे हमारे इन्वायरमेंट में ट्रांसफर होना शुरू हो गया, तो आहिस्ता 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 हमारा कमरा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्यों हुआ वहाँ पे हुआ कि एक्चुअली में वहाँ पे थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हुई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस था, ठीक है। सो थर्मल एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर, तो थर्मल एनर्जी हमेशा वहाँ से फ्लो करेगी जहाँ पे टेम्परेचर हाई है। हीटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत हाई है, और बाहर ठंडा है तो बाहर टेम्परेचर थोड़ा लो है, तो थर्मल एनर्जी हाई से लो की तरफ ट्रांसफर करेगी। तो बाकी जो एनर्जी की फॉर्म्स हैं वही एनर्जी के टाइप्स हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक। अब आप इन सब से फेमिलियर हो गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने एनर्जी को हर लिहाज से पढ़ लिया, हर एस्पेक्ट से पढ़ लिया हुआ है, हर तरह की इसकी टाइप देख ली है, हर तरह की फॉर्म देख लिया, हर फॉर्म का सोर्स देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए हैं, इवन के एनिमेशंस देख लिए हैं, उनके प्रॉपर मैकेनिज्म्स और उनके फाइंडिंग्स और हर चीज़ हमने डिटेल में पढ़ लिया। और नेक्स्ट एक एंड पे ये बात मैं आपसे करूंगी कि जो मैंने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में भी बात की थी कि जो एनर्जी है डेट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी का एक कानून है, एनर्जी कंजर्वेशन का एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो अभी तक आपने 2 लेक्चर्स में जितना भी पढ़ा इसमें आपने यही देखा है कि एनर्जी हमेशा कन्वर्ट ही हुई है, ठीक है। कब ये नहीं हुआ कि कुछ पैदा हुई है या ख़त्म नहीं हुई। थर्मल एनर्जी आगे हमारे इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हुई है,
कन्वर्ट हुई है। आपने हमेशा वर्ड पढ़े हैं इट इज़ कन्वर्टेड इनटू या इट इज़ ट्रांसफर्ड इनटू, आप कभी भी ये नहीं पढ़ोगे इट इज़ रिस्टोर्ड और इट इज़ क्रिएटेड, ठीक है। इट कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन टू एन अदर फॉर्म, ठीक है। और एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स आपने अभी तक पढ़ी सारी की सारी एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं और सारी की सारी एक दूसरे में ही कन्वर्ट होती रहती हैं, ठीक है। और अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ तो फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। तो ये मतलब आपका लास्ट ये कह लें कि एक लास्ट पॉइंट रह गया, तो ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एनर्जी कन्वर्जन जो मैंने आपको बताया कि एनर्जी जस्ट कन्वर्ट होती है, तो इसमें इन्होंने एक केमिकल एनर्जी बताई हुई है और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब ये बैटरी लगाई हुई है, तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ये बैटरी लगाई हुई है, तो बैटरी के अंदर आपको पता है कि फ्लूइड होता है, फ्लूइड क्या है, केमिकल है। तो मतलब केमिकल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो बेसिकली क्या है, केमिकल एनर्जी, और आगे वो केमिकल यूज़ हो रहा है, हमारी बैटरी रन हो रही है, तो वो बैटरी अब क्या कर रही है, बिजली सप्लाई कर रही है, तो वो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो बैटरी हमारी गाड़ी में हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमारी अब वो बैटरी अगर हम अपनी गाड़ी में रख लें तो फिर अब हमारी गाड़ी मूव करना स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो अब हमारी गाड़ी मूव कर रही है तो वो कौन सी मूवमेंट हुई, काइनेटिक एनर्जी। सो एज केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। इस तरह डिफरेंट कन्वर्जन्स की फॉर्म्स आ जाती हैं। अगर अब यही केमिकल अगर हम ये फ्यूल जो है बैटरी की बजाय किसी जेट में डाल दें, किसी ऑटोमोबाइल में डाल दें, तो फिर वो वहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी शो करेगा। तो देन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मतलब वाटर को यूज़ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ हम यूज़ करें, एनर्जी की कोई भी फॉर्म यूज़ करें, तो हमेशा एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है। इसमें इन्होंने दिखाया हुआ कि हम ये केमिकल्स जो ये टॉवर्स वगैरह बने होते हैं, फिर फर्दर हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेस, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वहाँ से, ठीक है। लाइट और साउंड वगैरह हमारे ये सारे मतलब यूज़ कर रहे हैं हम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी केमिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्ट हो रही है, किसमें, लाइट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में। उसके अलावा इवन कि हम अब खाना खा रहे हैं तो ये भी क्या एक डाइट है, केमिकल है, उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई ना कोई कंस्टिट्यूएंट है, केमिकल है। अब खाना खा के हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, तो अब हम काम कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि पहले मैंने खाना खाया तो वो क्या था, केमिकल एनर्जी थी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने खाना खा लिया, अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, तो लेक्चर अब मैं क्या कर रही हूँ, ये केमिकल एनर्जी मैंने ली और अब मैं करके रही हूँ मैकेनिकल एनर्जी कर रही हूँ। तो अब मैं कह सकती हूँ कि माई केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू माई मैकेनिकल एनर्जी एंड एवरीवन नीड्स एनर्जी टू वर्क। दैट्स ऑल।